जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी अप्रैल मई 2022 एग्जामिनेशन के लिए आज तीसरी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की इस क्लास को अटेंड करते रहें। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप सभी लोग हमारी ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। वह कंप्लीट क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम पर 2.2 मिलियन व्यूज उसमें हो चुके हैं और लगातार स्टूडेंट सफल हो रहे हैं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। और मैंने लिब्रे ऑफिस की भी महामैथन क्लास कराई है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस क्लास को भी आप जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक दे रखी है। वहां से क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। साथ ही साथ ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए abhaexcel.com। दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है abhaexcel की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर्स? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में अन्य पीढ़ी के कंप्यूटरों से क्या अंतर है? इन सभी क्वेश्चन को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात की गई है फिफ्थ जनरेशन की। जनरेशन से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, सेकेंड जनरेशन में, ऐसे ही थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो अगर आप देखें तो इसमें क्या हुआ था, जो टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी उन्नति। क्योंकि देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पांचवी पीढ़ी के पहले भी शुरू हो गई थी, लेकिन यहां पर तकनीकी में काफी उन्नति हुई। अब पांचों जनरेशन के बारे में थोड़ा अच्छे से हम जान लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग किया गया? तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। किसका? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। किसमें? फर्स्ट जनरेशन में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फर्स्ट जनरेशन में अगर आपसे पूछता है कि पहले जनरेशन में मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया गया, तो मेमोरी के रूप में पहले जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। किसका? मैग्नेटिक ड्रम। नोट कर लीजिएगा, मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। किसका? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। लैंग्वेज कौन सी थी? तो यहां पर मशीनी लैंग्वेज का उपयोग फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का काम खत्म हो गया। अब वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। किसका उपयोग हुआ? ट्रांजिस्टर का उपयोग सेकेंड जनरेशन में होने लगा। अब ट्रांजिस्टर्स किसके बने होते हैं, या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। अब इस जनरेशन में मेमोरी के रूप में किसका उपयोग हुआ? ये क्वेश्चन काफी पूछता है। तो अब यहां पर मैग्नेटिक ड्रम का स्थान ले लिया था मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क ने। ठीक है ना? तो यहां पर नोट डाउन कर दे रहे हैं, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक कोर्स और मैग्नेटिक डिस्क, इन्होंने मैग्नेटिक ड्रम का स्थान ले लिया। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में बैच का उपयोग भी हुआ और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग भी हुआ। मींस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग भी सेकेंड जनरेशन में हुआ।
अब लैंग्वेज की बात करें तो यहां पर लैंग्वेज के रूप में असेंबली भाषा का उपयोग हुआ। किस भाषा का? असेंबली भाषा का उपयोग इस जनरेशन में किया गया था। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत भी सेकेंड जनरेशन से हो गई थी। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर एक्सप्लेन करके मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं, आपको रटना ना पड़े। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए एक नोटबुक आप साथ में रखा करिए जिसमें आप इन पॉइंट्स को आप नोट करिए और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें, कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें। यही अच्छा माध्यम होता है। अब थर्ड जनरेशन की हम बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन में उपयोग किया गया था आईसी चिप का। किसका? आईसी चिप का। अब आईसी चिप से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये हो गया कि आईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। अब आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। अब सिलिकॉन वैली कहां पर है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी देखने को मिलता है। तो सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बेंगलोर को। मीन्स सिलिकॉन वैली कहां पर है? बेंगलोर में है। आईसी चिप को डेवलप किसने किया? किसने इन्वेंट किया था? तो इसको किया था जेएस किल्वी ने। किसने किया था? जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोई ने मिलकर आईसी चिप का निर्माण किया था। थर्ड जनरेशन में मेमोरी के रूप में किसका उपयोग करते हैं, यह भी आप जान लीजिए। तो थर्ड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। साथ ही साथ जो सेकेंड जनरेशन में मेमोरी उपयोग हुई थी उनकी भंडारण क्षमता में वृद्धि किया गया था। मीन्स उसकी जो क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाया गया था। अब अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इस जनरेशन में उपयोग हुआ था रिमोट प्रोसेसिंग का। साथ ही साथ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ और मल्टी प्रोग्रामिंग का भी उपयोग हुआ। मीन्स इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग इस जनरेशन में हुआ था। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के रूप में इस जनरेशन में उपयोग किया गया फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का। इसके अलावा कोबोल का उपयोग भी इस जनरेशन में ही स्टार्ट हुआ था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर पूछता है कोबोल की शुरुआत किस जनरेशन में हुई, तो थर्ड जनरेशन में इसकी शुरुआत हुई थी। अब फोर्थ जनरेशन की बात कर लेते हैं। फोर्थ जनरेशन में उपयोग किया गया VLSI। VLSI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कहीं कहीं आपको मिल जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, है ना। अब इसमें मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया? तो यहां पर सेमी कंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया गया। किसका? सेमी कंडक्टर मेमोरी। ओके। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यहां पर टाइम शेयरिंग का उपयोग किया गया, यहां पर रियल ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया, यहां पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। मींस ये सभी जो हैं इसी जनरेशन में उपयोग किए गए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर लैंग्वेज की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में लैंग्वेज के अंतर्गत उपयोग हुआ था किसका? सी लैंग्वेज का। इसी में आपका C++ का भी विकास हुआ। ये दोनों लैंग्वेजेस काफी इंपॉर्टेंट थी। देन फिफ्थ जनरेशन की बात होती है तो फिफ्थ जनरेशन में उपयोग हुआ था AI का। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। ठीक है ना। तो AI का उपयोग हुआ और मेमोरी के रूप में यहां पर ऑप्टिकल
डिस्क का उपयोग होने लगा। किसका? ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग यहां पर होने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आप मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं वो भी आपको मिलने लगे, मल्टी प्रोग्रामिंग भी मिला, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहीं पर मिला, है ना, डॉस वगैरह भी है, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसमें मिलने लगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में। और यहां पर लैंग्वेज में काफी जो स्टैंडर्ड हैं उनके वो बढ़ गए। इसके अलावा फोर्थ जनरेशन में आप देखें तो फोर्थ जनरेशन में लैन, मैन, वैन या जीयूआई का विकास भी वहां पर देखने को मिला है। तो ये तो बात हो गई अब पूरे पांचों जनरेशन की, और उम्मीद है कि सभी जनरेशन के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में डॉट 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 संचरण शामिल है। मीन्स कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य में जो संचार है उस संचार में कैसा संचार है, मीन्स उनके बीच में कैसा संचार होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या ऑटोमोटिव। फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। तो देखिए हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है और सिंप्लेक्स में क्या होता है, तीनों के बारे में आपको जानकारी रहेगी तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन इनसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब देखिए कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है और इसमें जो संचरण है वो सिर्फ एक ही दिशा में होता है ना। जैसे माउस है, माउस सिर्फ इनपुट देने का काम करेगा, उसमें भी संचरण सिर्फ एक ही दिशा में होता है। कीबोर्ड में भी बस एक ही दिशा में होता है। तो ये सब क्या है, सिंप्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। मीन्स जिसमें धारा का प्रवाह या डाटा या सूचना का प्रवाह सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है, वह सिंप्लेक्स के अंतर्गत आता है। हाफ डुप्लेक्स एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है जिसमें डाटा की आसानी से बैक और फॉरवर्ड फ्लो करता है। मीन्स दो डिवाइसों के बीच में यह डाटा का कम्युनिकेशन करता है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में धारा का प्रवाह या डाटा का प्रवाह होता है। मीन्स एक समय में एक दिशा में, और जब एक ही समय में दोनों दिशाओं में हमारा जो डाटा है उसका संचार होता है तो वह फुल डुप्लेक्स कहलाता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। मीन्स एआई में निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा उपयोग नहीं की जाती है। तो देखिए यहां पर जावा का उपयोग भी एआई में होता है, प्रोलॉग का भी होता है और लिस्प का भी होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहां पर पूछा है किसका उपयोग नहीं होता है, तो इसका उपयोग अधिकतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं होता है। अब नेक्स्ट, लाभ व्यवसाय द्वारा कौन से डोमेन का उपयोग किया जाता है। मीन्स अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या फिर ये कहें कि बिजनेस के लिए कौन से डोमेन का उपयोग किया जाता है, .org, .edu, .net या .com। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, .com का उपयोग हम कॉमर्शियल रूप में करते हैं। मीन्स जब बिजनेस की बात आएगी, हमारे व्यवसाय की बात आएगी या कॉमर्स की बात आएगी, वहां पर .com का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही .org जब कोई संगठन है, संगठन की कोई वेबसाइट है, तो वहां पर .org का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही एजुकेशनल जो वेबसाइट्स हैं, एजुकेशन से संबंधित जो हैं, वहां पर किसका उपयोग किया जाता है, .edu का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। .net इंफॉर्मेशन से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पहला यूनिक्स संपादक कौन सा है। मीन्स फर्स्ट यूनिक्स एडिटर निम्न में से कौन सा है, VI,
EMACS, EX या फिर ED? बताइए। यूनिक्स क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी लोग जानते हैं। सन 1971 में डेवलप हुआ था और यूनिक्स का जो संपादक है, फर्स्ट एडिटर है, वो कौन सा है? ईडी है। ठीक है, ईडी याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अब नेक्स्ट, जिस समय के लिए उपकरण का एक टुकड़ा संचालित होता है उसे कहा जाता है The time for which a pieces of equipment operates is called seek time, effective time, access time या real time। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सीक टाइम क्या होता है? यह भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि सीक टाइम क्या होता है या एक्सेस टाइम क्या होता है। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सीक टाइम और एक्सेस टाइम को मिलाकर क्या बनता है, तो बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इफेक्टिव टाइम। ठीक है, ये इफेक्टिव टाइम, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, नेटवर्क की भौतिक या तार्किक व्यवस्था क्या कहलाती है, या फिर नेटवर्क की भौतिक या तार्किक व्यवस्था को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी, राउटिंग, नेटवर्किंग या कंट्रोल? तो जो नेटवर्क की भौतिक संरचना है, नेटवर्क की भौतिक संरचना को हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जो भौगोलिक संरचना है, मीन्स जैसे आप देखते हैं ना भूगोल होता है, वो दर्शाता है कि क्या चीज कहां से कहां तक है या कैसी है, वो ऐसे ही टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क की एक भौतिक संरचना है। मीन्स कैसे नेटवर्क के कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, यही बताती है हमें टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी के अंतर्गत आपने देखा है ना कि स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, है ना, ट्री टोपोलॉजी, ये सभी क्या हैं? टोपोलॉजी के ही प्रकार हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा आता है कि रिंग क्या है या निम्न में से कौन टोपोलॉजी का एक प्रकार है या फिर एक प्रकार नहीं है। तो याद रखिएगा, आप फिजिकल टोपोलॉजी भी देखते हैं, लॉजिकल टोपोलॉजी भी देखते हैं, है ना, ये क्या है? टोपोलॉजी के प्रकार हैं। अब जो हमारी फिजिकल टोपोलॉजी है, फिजिकल टोपोलॉजी के अंतर्गत आप देखें तो बस, रिंग, स्टार, मेस और ट्री, और कहीं कहीं आपको हाइब्रिड टोपोलॉजी भी देखने को मिलती है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? बस जैसे सीधी होती है ना एक लाइन में, वैसे ही बस टोपोलॉजी में सभी नेटवर्क या सभी नोड्स एक ही केबल में जुड़े होते हैं। मीन्स सारे कंप्यूटर एक सीधी रेखा में एक ही लाइन में जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है? सर्कुलर, वृत्ताकार टोपोलॉजी होती है, जिसमें सर्कुलर स्ट्रक्चर में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मीन्स एक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ, अपने सबऑर्डिनेट, अपने पास वाले कंप्यूटर से जुड़ा होता है। वहीं स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? स्टार में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जो विभिन्न कंप्यूटरों से जुड़ा होता है। मीन्स सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर रखता है। मीन्स वहां पर एक हब होता है और उसी हब से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी को बोलते हैं सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी, क्योंकि वहां पर क्या होता है? सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो कोई भी काम होगा तो आसानी से हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं विश्वसनीय टोपोलॉजी। ठीक है, और ट्री टोपोलॉजी जो है वहां पर स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दोनों का मिश्रण पाया जाता है। मीन्स दोनों से मिलकर बना है ट्री टोपोलॉजी। ओके, अब नेक्स्ट, इफ अ प्रोसेस फेल्स most operating system write the error information to a। यदि कोई प्रक्रिया विफल हो जाती है तो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम एरर की जानकारी किसको लिखते हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉग फाइल को।
ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और एग्जाम में काफी देखने को मिलता है। कई सारे डिफरेंट क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में मिलते हैं। लॉग फाइल क्या होती हैं यह भी आपको समझना होगा, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, बोथ HDLC एंड PPP आर डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। क्या HDLC और PPP दोनों डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल हैं? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब एग्जाम में HDLC का फुल फॉर्म भी पूछाता है, तो HDLC का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। ठीक है, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, और PPP का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में PPP काफी पूछाता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट, ASCII स्टैंड फॉर। ASCII का फुल फॉर्म क्या है बताइए? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑल पर्पस साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज? बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट क्या है आपका? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है? बताइए, कौन एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है? CISC, RISC, EPIC, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड? बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, क्योंकि ये सभी माइक्रो प्रोसेसर के ही प्रकार हैं। ठीक है ना, अब यहां पर इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं यह भी आप जान लीजिए। तो यहां पर तीन प्रकार हैं। CISC का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, RISC का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और EPIC का एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज NT, पेज मेकर, विनवर्ड XP, या फोटोशॉप? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विंडोज NT। विंडोज NT आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि विंडोज NT क्या है? आपका एक प्रोप्राइटरी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज NT क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पेज मेकर, विनवर्ड XP, फोटोशॉप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिनका उपयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए करें, है ना, किसी प्रोग्राम को यूज करना है, कोई काम करना, उसके लिए एक विशेष प्रोग्राम का यूज करें, वो एप्लीकेशंस हैं। अब विंडोज NT कब रिलीज हुआ? तो 27 जुलाई 1993 1993 में विंडोज NT को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। किस भाषा में लिखा गया? तो विंडोज NT C लैंग्वेज में लिखा गया था। और ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो ये इंडिपेंडेंट था, मल्टी प्रोसेसिंग था, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स का पहला उपयोगकर्ता कौन है? बताइए, कंप्यूटर ग्राफिक्स का पहला उपयोगकर्ता कौन है? विलियम फेटर, इवान एडवर्ड सटरलैंड, या एडा लवलेस, या निकोलस विलियम?
कंप्यूटर ग्राफिक्स का पहला यूजर? तो राइट आंसर है विलियम पेटर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक कंपाइलर क्या है? सिस्टम प्रोग्राम जो निर्देशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। सिस्टम प्रोग्राम जो मशीनी भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। सिस्टम प्रोग्राम जो निष्पादन के लिए निर्देश लिखता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। आप सभी जानते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, असेंबलर क्या है। तो बताइए फटाफट यहां पर कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर क्या करता है? सिस्टम प्रोग्राम जो निर्देश हैं उनको मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, ठीक है ना, उसको मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। मीन्स कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका काम एक हाई लेवल लैंग्वेज से लिखे पूरे सोर्स कोड को मशीनी कोड में ट्रांसलेट करना। और इंटरप्रेटर पूछता है तो इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज से लिखे सोर्स कोड को मशीनी कोड में एक एक करके ट्रांसलेट करता है। मीन्स वह एक एक वर्ड एक एक बार में करता है और कंपाइलर पूरा पूरा एक बार में करता है। यही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है। अब नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा क्या है? व्हाट इज साइबर सुरक्षा? बताइए। साइबर सुरक्षा, आपके ऑप्शंस हैं। साइबर सुरक्षा मालवेयर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा एक सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है, या ऑल ऑफ दी अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी मेंशन। क्योंकि साइबर सुरक्षा साइबर हमलों से, साइबर आतंकवादियों से, मालवेयर से, इन सभी से आपको बचाता है। मीन्स साइबर सिक्योरिटी से अभिप्राय है एक तरह की इंटरनेट सिक्योरिटी जो आपको मालवेयर, ब्लैक हैट हैकर्स या किसी अन्य तरह के साइबर हमलों से बचाने का कार्य करती है। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभय एक्सेल कंप्यूटर पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए, इस परिवार से जुड़ने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको यह सब कुछ मिलता रहे। और हर शाम 7:30 बजे CCC की इस क्लास को अटेंड करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।